हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी की वन शॉट वीडियो, वन शॉट लेक्चर। आप अगर इस लेक्चर को कंप्लीट कर लोगे तो 90%, 95% इवन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्या है इस वन शॉट लेक्चर में? तो आपको हर एक स्लाइड में मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइदर पीवाईक्यू भी हो, वन शॉट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। एंड मैं इसमें पीवाईक्यू भी रखा हूं जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के आपको पैटर्न भी बताए गए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चैप्टर क्या अपन की आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर की आवर इन्वायरमेंट, चैप्टर के नाम से ही है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के हम बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होती है? एवरीथिंग विच सराउंड एंड इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म directly or indirectly known as environment. Everything which surround and influence directly or indirectly living organism known as the environment. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में है और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। आ जाओ, ठीक है। इसी में हम पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम होते क्या है? तो इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट where living organism interact with their surrounding. Structural or functional unit where living organism interact with their surrounding is known as the इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम मतलब कि इकोसिस्टम्स और एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं या दो इसके कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम की। और दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इसके बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंडली होते हैं इसके एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट एंड दी एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मींस होता क्या है बेटा? देखो, बायोटिक्स मींस होता क्या है? बायोटिक मींस होता है बायो। ठीक है, बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होते हैं लिविंग। ठीक है, लिविंग। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या हो जाएंगे? क्या आएंगे इसमें? सारे के सारे क्या आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? अरे एनिमल्स, प्लांट और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या क्या आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स। दूसरी इसकी सेकेंड जो कंपोनेंट है ये क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक होते क्या है? ए बायोटिक। ए मीन्स क्या होते हैं? ए मीन्स होते हैं नॉट। तो नॉट यानी नन लिविंग। तो जो भी नन लिविंग थिंग्स होते हैं और फैक्टर्स होते हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक्स। एबायोटिक्स के अंदर क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं टेम्परेचर्स, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स। राइट राइट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, एबायोटिक्स बोलते हैं। अभी हमने क्या पढ़े थे? इकोसिस्टम क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्ट करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं? तो सपोज मान लो एक तुम्हारी सराउंडिंग में या घर के आसपास में गार्डन है, गार्डन में वहां पे डिफरेंट सारे प्लांट प्रेजेंट है, वहां पे कुछ ऐसे इंसेक्ट भी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे वहां पे एनिमल्स भी प्रेजेंट है, इंसेक्ट भी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे वहां पे एनिमल्स भी प्रेजेंट है। प्लांट्स क्या इंडिपेंडेंटली ये सरवाइव कर सकते हैं? क्या क्या प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं? क्या होते हैं? होते हैं कैसे? अच्छा, होते कैसे हैं कि वो उससे इंटरेक्ट करते, बिना इंटरेक्शन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो जो भी
अगर अभी मैं जो एग्जांपल बताया हूँ आपके सराउंडिंग में क्या है, यहाँ पे गार्डन प्रेजेंट है और गार्डन में वहां पे प्लांट प्रेजेंट है, तो प्लांट इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो कैसे नॉन लिविंग थिंग से कैसे ये प्लांट लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स से प्लांट ये लिविंग थिंग्स से भी इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये प्लांट जो यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है, क्या प्लांट को इसको फूड की प्रिपरेशन करने के लिए मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या इसको लाइट चाहिए? क्या एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये फोटोसिंथेसिस करेंगे? क्या इसको फूड के प्रिपरेशन के लिए वाटर चाहिए? क्या इसको मिनरल्स चाहिए? तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? ये लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अभी मैंने क्या बोला कि नॉन लिविंग फैक्टर्स कम्स अंडर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये तो प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स पे एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स कैसे अदर लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं या कैसे लिविंग थिंग्स से भी इंटरेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि ये जो प्लांट है, प्लांट ठीक है, इसको तो हाँ इसको क्या चाहिए, अगर इसको रिप्रोडक्शन करने हैं मतलब कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने हैं तो इसको क्या करने होगा, पॉलिनेशन करने होंगे। और पॉलिनेशंस के लिए अपने पढ़े भी हैं कि पॉलिनेशंस दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और दी दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन किसके थ्रू होते हैं, या तो एयर्स के थ्रू होंगे या एनिमल्स के थ्रू होंगे या वाटर के थ्रू होंगे। अगर क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे किसके थ्रू हो, ये किसी एनिमल्स के थ्रू हो, तो इसके लिए इन एनिमल्स के रिक्वायरमेंट का पॉलिनेशन करने के लिए तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ये दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ये क्या है, ये प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी चीज है, अगर ये प्लांट ये डेड कर जाते हैं तो डेड प्लांट के पार्ट और डेड्स को इवन एनिमल्स डेड एनिमल्स को भी ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में भी इंटरेक्शन कर रहे हैं और दूसरे किससे भी इंटरेक्ट कर रही है, नॉन लिविंग थिंग से, एबायोटिक कंपोनेंट से भी ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर चाहिए भी इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे भी ये क्या करते हैं, ये इसको फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये सारे के सारे ये नॉन लिविंग थिंग्स इसके ग्रोथ के लिए चाहिए प्लांट्स को। ठीक है, अब आ जाओ इंटरेक्शन क्या होते हैं। कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और एनर्जी बिटवीन बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। तो क्या इनके बीच में यहाँ पे कांस्टेंट एक्सचेंज हो रही है क्या एनर्जी की? ठीक है, हो रही है क्या? हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे मटेरियल और एनर्जी की एक्सचेंज हो रही है। कैसे कि ये प्लांट लाइट पर डिपेंडेंट है फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर पर डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इवन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में भी ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे? ये अगर डेड कर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, माइक्रोब उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। अब आ जाओ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला हूं कि इसमें हम क्या क्या रखने वाले हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी रखने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी रखने वाले हैं एंड एमसीक्यू भी रखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कि नेम टू एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। दो ऐसे एबायोटिक कंपोनेंट बताओ इकोसिस्टम्स के, कौन कौन से होंगे? तो इजीली बता सकते हो, अरे टेम्परेचर्स, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड द मिनरल्स। ये सभी के सभी क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम्स के। ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम्स के। तो दूसरे क्वेश्चंस का यहाँ पे ध्यान देना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एन एरिया टुगेदर with non-living constituent form an ecosystem justify। तो क्या कर सकते हो, all interacting organism in an
area together with non-living constituent form an ecosystem. कैसे कैसे अभी तो मैंने बताया कि कैसे करते हैं, ये भी आराम से कर सकते हैं. Which is not an abiotic factors. कौन इसमें से abiotic factors नहीं है? ठीक है, कौन से ऐसे इसमें abiotic factors नहीं है? तो बता सकते हो क्या? हाँ, आराम से बता सकते हो. ठीक है, which is not an abiotic factors. सनलाइट बायोटिक फैक्टर्स है. ठीक है, ये बायोटिक फैक्टर्स है. बैक्टीरिया ये बायोटिक फैक्टर्स है. वाटर ये एबायोटिक फैक्टर्स है. एंड टेम्परेचर ये बायोटिक फैक्टर्स है. तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? अरे एबायोटिक बायो पूछ रहा है कि इसमें से कौन से एबायोटिक फैक्टर्स नहीं है. तो बैक्टीरिया क्या एबायोटिक फैक्टर्स होती है? नहीं, ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं. तो ध्यान रखेंगे इसको. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं? तो इकोसिस्टम्स दो टाइप्स के होते हैं, और ये क्या होते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम हम किसे बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम हम किसे बोलेंगे? तो हम नेचुरल इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? यहां पर ध्यान देना बच्चे. ठीक है, तो ऐसे इकोसिस्टम जो नेचुरली ऑपरेट होते हैं विथआउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. ऐसे इकोसिस्टम जो ऑपरेट होते हैं नेचुरली विथआउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे. जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, डेजर्ट. और जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं? सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं. मतलब कि अगर ये डैमेज भी होंगे तो खुद ब खुद ये रिपेयर कर सकते हैं. खुद ब खुद क्या कर सकते हैं? ये रिपेयर कर सकते हैं. दूसरी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को और हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम बोलते हैं. इसको एक और नाम याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैन इंजीनियर्ड. ठीक है, इंजीनियर्ड इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल मीन समझ में आता ही है कि ऐसे इकोसिस्टम जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं एंड मेंटेन होते हैं ह्यूमन से. ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम जो क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द ह्यूमंस होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है? क्रॉप लैंड, गार्डन्स एंड द एक्वेरियम. याद रखना बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछी गई है यहां से कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के एग्जांपल बताओ. तो क्या है ये? क्रॉप फील्ड्स. क्या क्रॉप फील्ड्स ये नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं? नहीं, हम उसको लगाते हैं, हम ही उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं. तो ये क्या होंगे? क्रॉप फील्ड. गार्डन्स. ठीक है, गार्डन्स तुम घर के आसपास में जो लगाते हो, गार्डन्स एंड द एक्वेरियम. ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स के लिए ह्यूमंस इनपुट. ठीक है, ह्यूमंस की वहां पे इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, किसके किसके लिए? यहाँ पे क्लीनिंग, फीड, ऑक्सीजन एंड एनर्जी के लिए. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे. आ जाओ, इससे क्वेश्चन देख लो. क्या है क्वेश्चंस? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे ध्यान देंगे. Why is an aquarium considered an artificial ecosystem? अरे क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुम क्या करते हो? हम उसको एक्वेरियम को लगाते हैं, बनाते हैं एक्वेरियम को, उसमें हम फिशेज रखते हैं. तो क्यों इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. क्या बता सकते हो? अरे इजीली बता सकते हो कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं. नेचुरल इकोसिस्टम ऑपरेट नेचुरली विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द ह्यूमंस, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमंस. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे. क्या है? सो Which of the following is in artificial ecosystem? कौन इसमें से artificial ecosystems है? तो pond, crops, ठीक है, lake, forest, right ना? Which of the following an artificial ecosystem? तो pond ये है क्या? बिल्कुल है. ठीक है, crop field है क्या? ये भी है. ठीक है,
अच्छा, पॉन्ड, पॉन्ड ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं होते, ये नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं। क्रॉप फील्ड ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। लेक ये भी ये क्या होती है, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। एंड फॉरेस्ट ये भी क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है, ये क्रॉप फील्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ध्यान रखेंगे बच्चे। चलो आ जाओ, ठीक है। अब आ जाओ कि कंपोनेंट के लिए बात कर रहे थे ना, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। हालांकि देखो इकोसिस्टम्स को और भी हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि क्या होता है, टेम्पोररी इकोसिस्टम भी होती है, परमानेंट इकोसिस्टम भी होती है, ठीक है। तो ड्यूरेशंस के बेसिस पर हम इकोसिस्टम को भी डिवाइड करते हैं कि कितने टाइप्स के होंगे, ठीक है। तो कि शॉर्ट अगर होंगे तो वो टेम्पोररी होंगे, एंड बहुत लार्ज ड्यूरेशन के लिए रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, परमानेंट इकोसिस्टम। जैसे कि शॉर्ट इकोसिस्टम के लिए तुम क्या बोलोगे, क्रॉप फील्ड बोलोगे, ठीक है। इवन एक्वेरियम ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी। अच्छा, और कि जैसे कि रेन्ड पॉन्ड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, टेम्पोररी इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अभी ऊपर बोल के आया है कंपोनेंट क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, एक तो बायोटिक, एबायोटिक मींस क्या, यहाँ पे नन लिविंग, ठीक है, नन लिविंग, ठीक है। और दूसरी क्या, बायोटिक मींस क्या बच्चे, यहाँ पे लिविंग, ठीक है। बायोटिक मींस क्या, लिविंग, ठीक है, लिविंग। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, यहाँ पे अभी मैंने बोलकर आया था, सॉइल, टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी, ये सारे के सारे। तो उसको ना ऐसे कैटेगराइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन, ठीक है, मैं आ रहा हूं, हाँ अब आ रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एंड इन्हें क्या फॉर्म करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि CO2, वाटर, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एज वेल एज फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या कि फिजिकल इन्वायरमेंट। और फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या बच्चे, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, ये क्या आएंगे, फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगे, क्या आएंगे, एयर, टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है, एयर, टेम्परेचर, सॉइल। क्लाइमेटिक फैक्टर तो लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, ये सभी के सभी क्या आ जाएंगे, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या आएंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आएंगे। अब आ जाओ दूसरी बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, प्रोड्यूसर। बेटा प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज which prepared their food from inorganic simple substances like the carbon dioxide, water, using sunlight in the presence of the chloroplast। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज which prepared their food from simple inorganic substances like the carbon dioxide, water, using sunlight in the presence of the chloroplast known as the producer। तो producers आपको पता है कि all the plants and some of the photosynthetic bacteria, ठीक है, plants and photosynthetic bacteria। तो ये मेरे को बताओगे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन से आते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या आते हैं बेटा, इसमें आते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आते हैं, इसमें आते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्की, या इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं,
साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। अब आ जाओ कि प्रोड्यूसर्स के बाद क्या है, कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट और फीड द प्रोड्यूसर्स, ईट और फीड द प्रोड्यूसर्स। अच्छा, प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी फीड कर सकते हैं। तो कंज्यूमर्स मतलब कि ये 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। किसको कंज्यूमर्स किसको फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं, या तो डायरेक्टली फीड करेंगे या इनडायरेक्टली फीड करेंगे। तो इस बेसिस पर ये कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स। दूसरी कौन से होते हैं बताओ, दूसरी कौन से होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। एंड तीसरी कौन से होते हैं, ओमनीवोर्स आते हैं बेटा, ओमनीवोर्स आते हैं। एक और इसी में आते हैं, इसमें आते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स भी आते हैं। हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डायरेक्टली फीड ऑन द प्लांट्स, which directly feed on the plants are known as the herbivores। इसके एग्जाम्पल बता सकते हो क्या, अरे जितने के सारे क्या है, ये कैटल्स है। तो जो भी एनिमल्स जो डायरेक्टली ये फीड करते हैं, किसको, प्लांट को फीड करते हैं, वनली और वनली प्लांट को फीड करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स किसको बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन द हर्बीवोर्स। किसको फीड करते हैं, ये हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स किसको बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नोन एज द, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। अब बात आती है बेटा कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड करते हैं किसको, किससे अपने फीडिंग करते हैं, ये फीडिंग करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, कैसे, या तो उसके बॉडी के इनसाइड या उसके बॉडी के आउटसाइड, ये बॉडी से ये उसके न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जैसे कि लाइस पता है, जू, ठीक है, लीच, ठीक है, वर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं वर्म्स। तो ये सभी के सभी क्या है, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म, और किससे, जिस ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट। तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भी क्लियर है बेटा। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स किसके, जैसे कि प्लांट के डेड प्लांट्स या एनिमल से ये ऑब्टेन करते हैं अपने फूड्स को। दूसरी चीजें जो डिकम्पोजर्स होती हैं, अगर इसके हम एग्जाम्पल पूछ ले, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे बताओ, बैक्टीरिया एंड द फंजाई। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और आपने सुने होंगे, स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स भी अपने फूड्स किससे ऑब्टेन करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं क्या। तुम मेरे को कमेंट में बताओगे कि स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में क्या डिफरेंस होती है, बताओगे, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स की, ठीक है। चलो बेटा, ये चीजें हमने यहाँ पे देखे, क्या क्या देखे हमने, बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स कितने, कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। मैंने कंज्यूमर्स के लिए बताया कि कंज्यूमर्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड दी ओमनीवोर्स, एज वेल एज एक और क्या पढ़ते हो कि पैरासाइट्स भी पढ़ते हो, ये भी चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, इसके बाद हमें पढ़ने हैं फूड चेन एंड फूड वेव पढ़ने हैं, फूड चेन एंड द फूड वेव्स। चेन का मतलब तो सिंपल से समझती हो, जो सीक्वेंस में चीजें रहती है, एक के बाद दूसरी सीक्वेंस में जो चीजें रहती है चेन होती है। फूड चेन क्या होता है,
यही फूड चेन क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देंगे कि फूड चेन क्या होता है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफरिंग एनर्जी, जो चेन में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, यही क्या होते हैं, ये फूड चेन होते हैं। ठीक है, हाँ, चेन linear sequence of organism that transferring their energy। ठीक है, कैसे करते हैं अभी देखते हैं। अच्छा, सीक्वेंस किस तरह से सीक्वेंस में होंगे, जैसे कि क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड इसके बाद और क्या आ सकते हैं यहाँ पे, टर्शियरी कंज्यूमर, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर एंड और क्या आ जाएंगे यहाँ पे, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अब बोलोगे कि सर कैसे, यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनो। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं ये बताओ, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अच्छा, इसको समझने के लिए ना तुम ऐसे कर सकते हो कि इसके लिए ना कोई यहाँ पे एक इकोसिस्टम ले सकते हो, कि जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यहाँ पे देखो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पे क्या है, ये ग्रासेस क्या है, ये प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, इस ग्रासेस को कौन खा रहा है, यहाँ पे डियर हर्बीवोर्स खा रहे हैं। ठीक है, और डियर हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं बताना, यहाँ पे लायंस। तो क्या यहाँ पे सीक्वेंस में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है क्या, चेन में प्रेजेंट है क्या, तो यही क्या होगा यहाँ पे, ये फूड चेन हुआ बेटा। ठीक है, तो हम इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या इस ग्रासेस को रैबिट खाते हैं क्या, बिल्कुल रैबिट खाते हैं। क्या रैबिट्स को और भी खाते हैं कोई क्या, ठीक है, ये तुम बताओगे। यहाँ पे और भी चेन बन सकते हैं बेटा, बन सकते हैं, बट एक ही यहाँ पे ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के लिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड यूजिंग सनलाइट। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फंजाई एंड द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड रीमेन्स। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। अब आ जाओ दूसरी क्या यहाँ पे अपन का, फूड वेब्स। ठीक है, फूड वेब क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड वेब बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन को। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रासेस है, ग्रासेस को कौन ये ईट कर रहा है, यहाँ पे ग्रास ऑपर कौन ईट कर रहा है, यहाँ पे फ्रॉग को कौन ईट कर रहा है, यहाँ पे ये बताओ, स्नेक। ये एरो यहाँ पे ऐसे रहता, उल्टा हो गया है, सही कर लेना। ठीक है, नोट्स में सही कर लेंगे इसको सबकी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि फ्रॉग डायरेक्टली ग्रासेस को भी ईट करते हैं, एंड इस फ्रॉग को ये स्नेक डायरेक्टली ये फिर ईट कर लेंगे। तो ये एक तरह से फूड वेब बन रहा है, और भी तुम बहुत सारे फूड वेब बना सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फूड वेब बन सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि फूड वेब और फूड चेन में सबसे स्टेबल कौन से होते हैं, तो फूड वेब मोर स्टेबल, हाईली स्टेबल होते हैं देन द फूड चेन होते हैं। ये फूड वेब क्या होते हैं, ये हाईली स्टेबल होते हैं। ये क्यों होंगे, क्योंकि ना यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये सीक्वेंशियल यहाँ पे चेन है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे टॉप कार्निवर्स की अगर नंबर इंक्रीज होंगे, टॉप कार्निवर्स के नंबर इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा, इसके नंबर डिक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, इसके नंबर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। सो दैट क्या होता है ना कि ये फूड चेन ये कम स्टेबल होती है देन दी फूड वेब होती है, ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा, इससे क्वेश्चन अपन को तो देखे ही नहीं है, लास्ट दो स्लाइड का यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, कि क्या है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन फूड वेब। अरे इजिली डिफाइन कर सकते हो कि क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, जो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं,
देन द फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द रूल ऑफ डिकम्पोजर्स, व्हाट हैपन इफ दे आर रिमूव्ड। अगर तुम डिकम्पोजर्स को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, डेड जो भी रीमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, डेड रीमेन्स होंगे, डेड रीमेन्स होंगे, वो क्या होंगे, वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपको पता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये क्या है, इन अ फूड चेन, इन अ फूड चेन द ट्रॉपिक, द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय, देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये चीज ध्यान देना, ट्रॉपिक लेवल्स के लिए बात करते हैं ना, आगे हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल्स। प्रोड्यूसर ऑलवेज और ऑलवेज क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर्स क्या हो सकते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स में आती हैं। कंज्यूमर्स में ही बात करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अपन की यहाँ पे क्या बात कर रहा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय कार्निवोर्स। एक मिनट रुकेंगे बच्चे, यहाँ पे ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय क्या क्या है कि कार्निवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर। तो याद रखना ऑलवेज थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स ऑक्युपाइड बाय दे, किसके द्वारा, कार्निवोर्स। क्यों, अब आ जाओ तुमको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसमें ये देखो कि ये क्या है, ग्रासेस क्या है, ये प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर क्या होंगे, ये T1, मतलब कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्या होंगे ये T1 फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड DN, ये क्या है, हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स है, कंज्यूमर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे T2। दूसरी क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये T3, मतलब कि ये क्या है, ये बताना, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स लाइन्स क्या है, ये T3 है, ठीक है। तो जितने भी सारे देखो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होंगे, ऑलवेज, और ऑलवेज क्या होंगे, ये प्रोड्यूसर होंगे। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स में आपको देखने को मिलेंगे कंज्यूमर्स। अब इन कंज्यूमर्स में हम पढ़ के आ रहे हैं, कंज्यूमर्स ये 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सॉरी, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड दी ओमनिवोर्स, ये 3 टाइप्स के, हमने 3 टाइप्स के कंज्यूमर पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हर्बीवोर्स क्या होंगे, हर्बीवोर्स ये T2 होंगे, यानी क्या होंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होंगे। एंड हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स क्या होंगे, ये T3 होंगे। हम ऐसा याद रखेंगे कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स क्या होंगे, ये होंगे कार्निवोर्स होंगे, ठीक है। चलो आंसर हो गया उसका, हो गया। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, ईच स्टेप इन अ फूड चेन, ईच स्टेप इन अ फूड चेन। यहाँ पे प्रोड्यूसर ये क्या है कि ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एनर्जी, मतलब कि ये इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकेंडली कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या, अब इन कंज्यूमर्स हम पढ़ के आए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर ये क्या होंगे, ये कार्निवोर्स होंगे। एंड टॉप कंज्यूमर्स कोई भी हो सकते हैं, T4 टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, तो ये देखने को मिलेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, अच्छा यहाँ पे पहले देख लो कि ये T1 क्या होंगे, ऑलवेज और ऑलवेज ये प्रोड्यूसर होंगे, जो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं, इसमें ये फूड चेन में फिक्स कर। T2 क्या होंगे, ट्रॉपिक लेवल 2 क्या होंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, या ये क्या हम इसको बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोर्स बोलते हैं। T3 क्या होंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी ये स्मॉल कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। T4 यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे, क्वाटरनरी ट्रॉपिक लेवल्स की बात करेंगे, ये क्या होते हैं,
टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स ये टॉप कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, टॉप कंज्यूमर्स भी बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स को। नाउ अगर हम सेप सेप अगर देखेंगे पॉपुलेशन और एनर्जी की, तो सेप देखेंगे पॉपुलेशन और एनर्जी की, तो ये डिक्रीज करते हैं फ्रॉम द बेस टू द टॉप। कैसे? यहां पे देखो ये चीजें जो दी गई है यहां पे कि प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स की अगर पॉपुलेशन देखोगे तो ऑलवेज और ऑलवेज क्या होते हैं, ये ग्रेटर इन नंबर्स होते हैं इकोसिस्टम्स में। सेकेंड, इससे कम नंबर किसका होते हैं, इसके बाद इससे कम नंबर किसका होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स की होती है। दूसरी बात करेंगे, इससे प्राइमरी कंज्यूमर से सब उससे कम नंबर किसका होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के होते हैं। एंड सबसे कम नंबर किसकी होती है, टॉप कंज्यूमर्स की होती है। तो अगर पॉपुलेशन एंड एनर्जी की अगर इसके क्या देखोगे, अगर इसके तुम यहाँ पे पिरामिड ड्रॉ करोगे तो ये क्या आएंगे, ये डिक्रीजिंग आएंगे। ठीक है, अच्छा इस तरह के पिरामिड्स को क्या बोलते हैं, हम इसको अपराइट पिरामिड्स बोलते हैं। ठीक है, हमें पिरामिड्स वगैरह पढ़ना नहीं है, पॉपुलेशन की, एनर्जी की, बायोमास की, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, बट हमें पढ़ना नहीं है, नहीं हटा दिए गए हैं, तो नहीं बता भी रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसको ना समझने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो, अगर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देखते हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो ग्रासेज है। ठीक है, ग्रासेज पे इस पर डिपेंड होते हैं यहाँ पे डियर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या कि डियर, ठीक है, रैबिट, ठीक है, डियर रैबिट। और डियर रैबिट को कौन खाते हैं यहाँ पे बताओ, कौन खाते हैं, जैसे कि इसको उल्फ खा सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या खाएंगे, इसको यहाँ पे टाइगर, लायन। ठीक है, तो ग्रासेस क्या होंगे, ये ग्रासेस क्या होंगे, T1 होंगे। डियर रैबिट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे T2। उल्फ क्या हो जाएंगे ये बताना, T3। इन टाइगर क्या हो जाएंगे, ये T4। तो ये क्या होंगे, ये टॉप। ठीक है, तो अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखोगे कि पॉपुलेशन ऑफ ग्रासेस क्या होंगे, हायर होते हैं देन द डियर और रैबिट, और डियर और रैबिट्स के नंबर हायर होते हैं देन द उल्फ, और उल्फ के से उस उल्फ के नंबर ये ज्यादा होते हैं किससे, ये टाइगर से होते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेंगे, या ऐसे भी देख सकते हो कि इसको हटा दो। ठीक है, कि दूसरी कि डियर और रैबिट को डायरेक्टली कौन ईट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइगर कर सकते हैं। ठीक है, टाइगर, तो यहाँ पर टाइगर क्या हो जाएंगे, ये टॉप कार्निवोर्स हो जाएंगे, टॉप कार्निवोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें। अब आज इससे क्वेश्चन कर लो कि विच ट्रॉपिक लेवल हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो कौन से ट्रॉपिक लेवल्स के पास ज्यादा इसकी पॉपुलेशन होंगे, तो प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स की, और प्रोड्यूसर्स किस में आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड एनर्जी भी सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, सेकेंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू फूड चेन रेयरली हैव more than the 3 to 4 tropic levels? Why do food chain rarely have more than 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब ट्रॉपिक लेवल्स पे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल्स की तरफ में हायर ट्रॉपिक लेवल्स के साइड में मूव करते हैं, तो क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी भी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। और अगर जितना बड़ा अगर ये फूड चेन होती है और ट्रॉपिक लेवल्स भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, तो लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसलिए ज्यादा ट्रॉपिक, बहुत ज्यादा 3 to 4 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स को और क्या बोलते हैं बताओ, प्राइमरी कंज्यूमर्स को और क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। यार अभी नहीं, यहाँ पर देखो, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोल रहे हैं, हर्बीवोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होंगे। चलो अब यहां पे ध्यान से देखो कि क्या है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में एनर्जी की फ्लो
कैसे होती है। तो इन इकोसिस्टम में अगर हम बात करेंगे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी को, जो इकोसिस्टम में फर्स्ट टाइम एनर्जी जो ट्रैप करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो ट्रैप कौन करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स करते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स ये एनर्जी किससे ये लेते हैं, तो ये लेते हैं किससे, ये सन से एनर्जी लेते हैं, है ना। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब आ जाओ, कैप्चर कौन करते हैं जो सन एनर्जी को, सनलाइट को कौन कैप्चर करते हैं, तो ग्रीन प्लांट कैप्चर्स वन, ये कैप्चर करते हैं ये एनर्जी को। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स कितने ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तो ओनली 1% ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स, जो जितने भी सनलाइट फॉल करते हैं लीफ पे, उसकी टोटल 1% ये प्लांट्स ये ट्रैप करते हैं एनर्जी को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी हम फ्लो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि ये क्या हुआ, ये जितने भी सन एनर्जी है उसके 1% एनर्जी को प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं। एंड प्रोड्यूसर्स ये क्या है, ये बताना, ये प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, ये क्या है, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स। ये क्या है बताओ, ये है कार्निवोर्स। तो अब ये बताओ कि ये प्रोड्यूसर ग्रासेस को कौन खा रहे हैं, डियर रैबिट खाएंगे, डियर रैबिट को कौन खाएंगे, लायन टाइगर, जो टॉप कार्निवोर्स है ये, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ये एनर्जी जो सन की एनर्जी को ट्रैप किए ये ग्रासेस प्रोड्यूसर्स, ये डियर को पास ऑन किए, डियर को कौन खाया, लायन। तो क्या हो रही है, ये एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है क्या, हाँ, ये एनर्जी किस डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि डियर्स को प्रोड्यूसर्स खा जाए, नहीं होंगे। तो इसलिए फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। कैसे होती है, सन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स टू दी कार्निवोर्स। कभी भी ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाते हैं ये, ठीक है। नो रिवर्सन, एनर्जी कैन नॉट फ्लो बैक टू दी प्रीवियस लेवल्स पर कभी भी नहीं ये बैक फ्लो कर सकती है एनर्जी, ठीक है। नाउ लॉस, अच्छा यहाँ पे देखो कि क्या होती है कि जितने भी ये एनर्जी को, सन की एनर्जी को प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं, उसकी 99% एनर्जी को ये लॉस कर देते हैं हीट के फॉर्म में, ठीक है, हीट के फॉर्म में ये लॉस कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लिंडमैन 10% एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ने हैं वो चीजें, ठीक है। तो मेजर लॉस, जो लॉस ऑफ मेजर एनर्जी होती है, ये एज दी ये कैसे होती है, एज हीट होती है, यहाँ पे एज हीट टू इन्वायरमेंट एट एवरी स्टेप, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल, हम पढ़ेंगे 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो इसमें क्या होती है कि जो प्रोड्यूसर जितने भी इसके पास एनर्जी होती है, वनली इसकी 10% ही एनर्जी ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। तो 90% एनर्जी क्या हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट, या वो 90% एनर्जी वो मूवमेंट, रिप्रोडक्शन से या ग्रोथ में वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ये 10% ही एनर्जी ट्रांसफर, आगे हम पढ़ना है इसे हमें, ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चंस जो भी ये कर लेती हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट, तो ओनली 1%, ये याद रखेंगे 1%। शॉर्ट क्वेश्चन से द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई। अरे क्यों, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं ना कि जिसे एनर्जी ये प्रोड्यूसर्स ऑब्टेन किए सन से, तो ये हर्बीवोर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या हर्बीवोर्स को प्रोड्यूसर खा सकता है, नहीं खा सकता है, तो इसलिए क्या होंगे, ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होती है एनर्जी की। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बात करोगे, जो प्रोबेबल है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कैसी होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ध्यान रखेंगे। चलो
ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 10% लॉ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंडमैन लॉ। क्योंकि ये 10% रूल किसने दिए थे, लिंडमैन ने दिए थे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिंडमैन्स लॉ भी बोलते हैं, लिंडमैन्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलती है ये लॉ और रूल, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स में, ओनली 10%। तो बाकी 90% क्या हो जाती है, 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। यूजेज रिमेनिंग 90% used for the life process like the respiration, movement और क्या, और यहाँ पे लिख सकते हो रिप्रोडक्शन, और ये किस में लॉस्ट हो जाती है, और एज अ हीट ये लॉस्ट हो जाती है 90%। कंसिक्वेंसेज, ठीक है, लिमिट्स फूड चेन्स टू द 3 to 4 स्टेप या 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स। अच्छा, इससे क्या होगा कि ओनली 10% ही अगर एनर्जी ट्रांसफर होंगे इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल्स में, तो इससे क्या होगा कि ट्रॉपिक लेवल्स ये लिमिटेड होंगे, फूड चेन क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ठीक है, अब इनमें पीछे देख के आ रहे थे एग्जाम्पल। अगर बात करेंगे तो देख लो यहाँ पे कि सन से मान लो ये 10,000 जूल एनर्जी वहां से ये क्या हो रहे हैं, इमिट हो रही है, तो प्लांट उसके 1% एनर्जी को ही ट्रैप कर सकते हैं। तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा बताओ, 10,000 का 1% क्या हो जाएंगे, 100 जूल हो जाएंगे। तो 100 जूल एनर्जी को ही प्लांट ट्रैप करेंगे, कैप्चर करेंगे, एंड इसके 10% किसके, ये 100 जूल के 10% ही एनर्जी क्या होगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स में ट्रांसफर होंगे, यानी प्रोड्यूसर टू दी हर्बीवोर्स ट्रांसफर होंगे। तो 100 जूल एनर्जी के 10% कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 100 जूल एनर्जी का ना इसका हो जाएगा, अगर यहां आप निकाल कर देख लो, ठीक है, 100 जूल की 10%, ठीक है, कितना हो जाएगा, वनली और वनली कितना हो जाएंगे, 10 जूल हो जाएंगे। ठीक है, 10 जूल हो जाएंगे। ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब ये जो 100 जूल है इसकी भी 10 ही % ट्रांसफर होंगे किसमें, इस लाइन में टॉप कार्निवोर्स में होंगे। तो 10 जूल का कितना, इसका 10% कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइन में कितनी एनर्जी यहाँ पे पहुंचेंगे, तो वनली और वनली कितना पहुंचेंगे, इसमें 1 जूल एनर्जी पहुंचेगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आ जाओ इससे क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है कि इफ 100 जूल इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, हाउ मच गोज टू द प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स। तो कितना बोल रहा है कि 100 जूल इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, अगर प्रोड्यूसर लेवल पर कितना हो, 100 जूल हो, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच गोज टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसके तो 10 ही % जाएंगे, तो निकाल दो भाई कितना होगा। तो यानी कितना होगा यहाँ पे 10 जूल, ठीक है, 10 जूल ट्रांसफर होंगे किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स में। आज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कैलकुलेट एनर्जी फॉर द लायन यहाँ पे लायन के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और ये बोल रहा है कि ग्रासेस में कितनी है, 20,000 यहाँ पे जूल एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये पूछ रहा है कि लायंस में कितनी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होंगे। अगर ग्रासेज में यहाँ पे 20,000 अगर जूल एनर्जी है, तो इसकी 10% किस में ट्रांसफर होगा बताओ, डीयर में ट्रांसफर होंगे। तो डीयर में ट्रांसफर कितने एनर्जी होंगे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे होंगे 2000 जूल। 2000 जूल ये किस में ट्रांसफर होंगे, डीयर में। और डीयर में जो 2000 जूल एनर्जी यहाँ पे है 2000 जूल, इसके 10% किस में ट्रांसफर होंगे, लायन में। तो निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, 2000 की 10% कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा,
यानी 200। तो लायंस में कितनी कितनी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होंगे, 200 जूल ट्रांसफर होंगे। क्लियर, चलो। एंड लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू, हु प्रपोज द 10% लॉ। तो भाई किसने ये प्रपोज करे थे, ये प्रपोज करे थे लिंडमैन ने। इसी के नाम पर तो नाम दिया गया है 10% लॉ को, क्या, लिंडमैन्स लॉ भी नाम दिया गया है इसको। ठीक है, आ जाओ, क्या है अब कि ये तो हमने देख लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो कि क्या है यहाँ पे, सन में कितने, यहाँ पे 10,000 जूल है, तो प्रोड्यूसर्स के पास कितनी परसेंट एनर्जी यहाँ पे आएंगे, 1% ही आएंगे। तो 10,000 का 1% कितना हो जाएगा बताओ, अरे 100 जूल होंगे। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में कितने यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होंगे, ओनली 10%। तो 100 जूल के 10% क्या होते हैं बताओ, 100 जूल के 10% 10 जूल हो जाएंगे। और जो 10 जूल हर्बीवोर्स में प्रेजेंट है, इसकी 3% कार्निवोर्स में ट्रांसफर होंगे। तो कितना वहां पे पहुंचेंगे कार्निवोर्स में बताओ, कितना पहुंचेंगे, ओनली और ओनली 1 जूल यहाँ पे रीच करेंगे कार्निवोर्स में। क्लियर है, हाँ क्लियर होगा ये। ठीक है, तो इसके बाद अब टॉपिक क्या आ गया हमारे कि बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मतलब कि जब किसी चीज का उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगते हैं तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मतलब कि उसके नंबर कंसंट्रेशन या नंबर किसी चीज का इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो मैग्नीफाई हो रहा है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होते हैं, यहां पर ध्यान देंगे, प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हाँ, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं उसकी जब एक्यूमुलेशन होने लगती है फूड चेन में अभी हमने पढ़ के आया है कि ट्रॉपिक लेवल्स, तो इस ट्रॉपिक लेवल्स पर जब नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की एक्यूमुलेशन होने लगते हैं फूड चेन में इस ट्रॉपिक लेवल्स पर अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की, पेस्टिसाइड्स की अगर एक्यूमुलेशन होंगे तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन। एक चीज याद रखना बेटा कि जो यहाँ पे केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स पे, ये क्या होते हैं, DDT। ठीक है, क्या होते हैं, DDT। अच्छा, और भी केमिकल, ये कोई जरूर नहीं है कि ओनली और ओनली ये DDT, और भी जो भी केमिकल्स अगर जो वो बायो नॉन डिग्रेडेबल है अगर उसकी एक्यूमुलेशन होंगे ट्रॉपिक लेवल्स पे फूड चेन में, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कैसे होते हैं, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की एक्यूमुलेशन फूड चेन्स की ट्रॉपिक लेवल्स पे कैसे होते हैं, तो या सॉइल और वाटर्स में अगर हम मिक्स करते हैं जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो उससे क्या होंगे, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इसको हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे। तो जो भी कार्निवोर्स होंगे या जो भी फूड चेन्स में ट्रॉपिक लेवल्स पर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उसमें वो केमिकल्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे। की फैक्टर्स की बात करेंगे तो केमिकल्स आर नॉट मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड। जो भी केमिकल्स होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, ये मेटाबोलाइज्ड नहीं होते हैं और एक्सक्रीट भी नहीं होते हैं ऑर्गेनिज्म से। सो दैट ये क्या होते हैं ना, ये ट्रॉपिक लेवल्स में इस ट्रॉपिक लेवल्स में ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अगर इसके इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होंगे, जैसे हम ऊपर की तरफ में मूव करेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जाएंगे, तो एक्यूमुलेशन इसकी होते जाएंगे और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाएंगे। आ जाओ, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर पॉन्ड इकोसिस्टम देखते हो तो पॉन्ड इकोसिस्टम्स में वाटर और एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर केमिकल्स तुम उसमें मिक्स कर रहे हो तो प्लांट्स में सबसे पहले प्लांट उसको ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट को क्या खाते हैं, उसके बाद जो भी फिशेज है, फिशेज में ये ट्रांसफर हो जाएंगे केमिकल्स और फिशेज से अल्टीमेटली उसके टॉप कंज्यूमर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स होंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होंगे, वो किसमें होंगे, इसके टॉप
कंज्यूमर्स में होंगे। जब हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से हम मूव करते हैं हायर ट्रॉपिक लेवल्स में, तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स इंक्रीज होने लगते हैं, इंक्रीज होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स किस में होंगे? तो जो भी हायर या टॉप कंज्यूमर्स होंगे उसमें क्या होगा? हायर और मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होंगे। ठीक है, चलो मैक्सिमम किस में होंगे? टॉप या ह्यूमंस, टॉप कार्निवोर्स और ह्यूमंस में होंगे। ठीक है, अब आ जाओ इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, इसको कर लो। दो जो भी इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं इससे क्वेश्चन? व्हिच फेनोमेनन कॉजेज द पेस्टिसाइड accumulation in top carnivores are biodegradable or biological magnification. Now short questions में, why do humans have the highest concentration of pesticides? Because humans क्या होते हैं? ये टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये टॉप कंज्यूमर्स होते हैं फूड चेन में, फूड चेन में टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला हूं कि टॉप कंज्यूमर्स, और जो भी फूड चेन्स में हायर ट्रॉपिक लेवल्स पर होंगे उसमें पेस्टिसाइड्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स की एक्यूमुलेशन हाईएस्ट होंगे, मैक्सिमम होंगे। नाउ एमसीक्यू जो इससे प्रोबेबल एमसीक्यू बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं? बायोमैग्निफिकेशंस कॉज्ड बाय, कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज से होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये सारे। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, अब हमें क्या पढ़नी है? ओजोन लेयर। हमें सबको पता है कि ओजोन लेयर होते क्या है। अगर ओजोन की अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो इसकी फार्मूला क्या होती है? O3। ठीक है, O3 होती है। ठीक है, मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन या ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में प्रेजेंट होते हैं? तो वो एटमॉस्फेयर के ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये करता क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये ओजोन लेयर क्या करता है? ये सील्ड अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी रेडिएशन होते हैं, एक तरह से सील्ड की फॉर्मेशन करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, टू प्रिवेंट द यूवी लाइट टू रीच द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे यूवी लाइट को आने से ये क्या करते हैं? उसको प्रिवेंट करते हैं। कौन? यही ये ओजोन लेयर, ओजोन्स। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे कि क्या कि इसके फंक्शन तो अभी हम समझ लिए क्या होते हैं। अगर इसकी बात करेंगे फॉर्मेशन के लिए, क्या कि फॉर्मेशन के लिए बात करेंगे, फॉर्मेशन के लिए बात करेंगे तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? यहां पर ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के लिए बात करोगे तो कैसे होती है? जब यूवी लाइट, अच्छा इसी मतलब कि एटमॉस्फेयर में यूवी लाइट जब ऑक्सीजन पर स्ट्राइक करती है तो ऑक्सीजन ये स्प्लिट हो जाते हैं ये फ्री ऑक्सीजन में। ठीक है, O2 स्प्लिट हो जाते हैं किस में? फ्री ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं फ्री ऑक्सीजन को, ये भी ध्यान रखेंगे। तो फ्री ऑक्सीजन ये O2 से कंबाइन करके फिर क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं O3 की फॉर्मेशन करते हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाओ कि ये क्या हो कि ये क्या करते हैं? ये डेडली और पॉइजन एट द ग्राउंड लेवल प्रोटेक्टिव सील्ड एबव होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? ये टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? ये पॉइजन्स को क्या करते हैं? ये यूवी लाइट के पॉइजन्स और टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? ये रिड्यूस करते हैं। कौन सा? ओजोन लेयर। इससे जो प्रोबेबल क्वेश्चन है ध्यान देंगे बेटा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो क्या बनेंगे कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं? O3 होते हैं। क्या होते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाउ ओजोन फॉर्म्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके है। ठीक है, एमसीक्यू, ओजोन प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम दे, किससे? यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने है? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? अरे रिमूवल ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, डिग्रेडेशन इन द ओजोन लेयर, यही क्या होते हैं? ओजोन डिप्लीशन होते हैं। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं?
सिंथेटिक केमिकल्स लाइक द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करते हैं, ओजोन्स की डिप्लीशन करते हैं। सोर्सेज की बात करोगे अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो रेफ्रिजरेटर, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। और इसके हम इम्पैक्ट की बात करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन की इम्पैक्ट की बात करेंगे, तो यूवी रेज रीच अर्थ पे रीच करेंगे, और ये क्या करेंगे, स्किन कैंसर कॉज करते हैं। क्या यूवी रेज ये क्या करते हैं, स्किन कैंसर कॉज करते हैं अगर अर्थ पे ये रीच कर जाते हैं तो। और क्या कॉज करते हैं, ये कैटरेक्ट कॉज करते हैं, और इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। ग्लोबल एक्शन के लिए बात करेंगे तो 1987 में यूएनईपी एग्रीमेंट हुआ था, इसके ओजोन CFC के यूज को बैन करने के लिए। यूएनपी क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म में याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या था, फ्रोज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स पे, CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज करना एट 1986 लेवल्स पे। अब इससे जो यहां से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पे कि CFC, व्हाट इज द CFC, इसको ना करेक्ट कर लेंगे। व्हाट इज CFC, CFC क्या होता है ये, व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, तो अभी यहाँ पे बताया ही है, ठीक है। लास्ट MCQ क्या है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एग्रीड द एग्रीमेंट टू द फ्रीज CFC to UNEP, यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, मैनेजिंग गार्बेज वेस्टेज, ठीक है, गार्बेज, मैनेजिंग द गार्बेज वेस्टेज। तो गार्बेज को हम कैसे, जो भी वेस्ट होते हैं गार्बेज वेस्टेज, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो वो तो अभी देखेंगे ही। बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि वेस्ट के 2 टाइप्स के होते हैं, और ये क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, और दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज किसको बोलते हैं, वेस्टेज जो क्या हो जाए, ब्रोकन डाउन हो जाए बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, द वेस्टेज which can be broken down by the biological process, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल होंगे। मैकेनिज्म की बात करोगे तो स्पेसिफिक एंजाइम डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर, जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम से डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए बात करके जो बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्टेज होते हैं, किचन वेस्टेज, पेपर, कर्टेन्स, डंग्स, जो भी ये सारे के सारे क्या होंगे, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, द वेस्टेज व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजिकली ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते। और ये इसके एग्जाम्पल बात करोगे तो प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल, DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं, एज वेल एज जो भी मेडिकल वेस्टेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये परसिस्टेंट रहते हैं इन्वायरमेंट में, रिमेन इन इन्वायरमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड के रहेंगे, क्योंकि ये डिग्रेड ही नहीं होंगे, तो हजारों लाखों साल में ये क्या होंगे, ये हजारों लाखों साल तक ये रहेंगे, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन की बात करनी है, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अरे भाई यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल के इतने सारे एग्जांपल्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में अगर बात करेंगे, व्हाई आर प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द एंजाइम। क्योंकि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये होते हैं सिंथेटिक होते हैं, एंड प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी एंजाइम नहीं है,
कोई भी एंजाइम नहीं है, सो दैट प्लास्टिक क्या होंगे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। ठीक है, आ जाओ एमसीक्यू, विच इज बायोडिग्रेडेबल, एल्युमिनियम नो, हाँ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, पॉलीथीन ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेदर क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि लेदर किससे बनते हैं, ये बनते हैं एनिमल स्किन से बनते हैं। ठीक है, नेचुरल लेदर जो होते हैं ये। अब आ जाओ क्या है, मेथड्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए, तो बायोगैस प्लांट के थ्रू वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हो, कंपोस्टिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हो, सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू, लैंडफिल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और रिसाइकलिंग करके, मतलब कि रिसाइकलिंग में क्या, रिप्रोसेसिंग प्लास्टिक और पेपर। इससे क्वेश्चंस, नेम द मेथड्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट टू मैन्योर टू कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्ट ये इससे पहले भी पढ़े हैं, क्लास 8 to 9 में भी पढ़े थे। ठीक है, चलो, सजेस्ट टू वेज टू रिड्यूस वेस्ट रीजनरेशन, हाँ वेस्ट, रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन को, तो ऐसे कौन से दो मेथड्स है जो रिड्यूस कर सकते हो वेस्ट जनरेशन को, बताओ। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहां समझदार कर सकते हो। ठीक है, वेस्ट मेथड्स, वेस्ट मेथड फॉर द हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, ठीक है, लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, तो बेटर क्या होंगे, इसको रिसाइकलिंग करो। ठीक है, रिसाइकलिंग। अब आ जाओ, जो PYQ पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, कौन से इसमें ग्रुप है जो फूड चेन को कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो वुल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन ये कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाओ देख लो कैसे करेंगे। ठीक है, तो वुल्फ, यहां पे देखो ग्रास, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा बताना, रैबिट खाएंगे, ठीक है, रैबिट को कौन खाएंगे, उल्फ खाएंगे, और उल्फ को कौन खाएंगे बताना, लायन। अब आ जाओ दूसरी, कि यहाँ पे ऑप्शन को देखते हो, ये फूड चेन तो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें ये पूछा है कि कौन सा यहाँ पे ग्रुप फूड चेन को कंस्टिट्यूट नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं करेंगे, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन्स, मैन, ग्रास हॉपर, फिश। तो सपोज ये मान लो कि क्या है ये ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को कौन खाएंगे बताना यहाँ पे, नहीं फिश नहीं, ये तो कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। इसको देख लो यहाँ पे कि क्या हॉग, ये कंस्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं फूड चेन को, हॉग, ग्रास, स्नेक, ग्रास हॉपर, फ्रॉग। तो सपोज मान लो ग्रास हॉपर को कौन खाएंगे, ग्रास हॉपर को कौन खाएंगे, फ्रॉग खाएंगे, ठीक है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएंगे, फिर फ्रॉग को कौन खाएंगे, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएंगे, फ्रॉग को कौन खाएंगे, इंसेक्ट खाएंगे, ठीक है, और लास्ट में हॉग, ये भी फूड चेन बन रहे हैं। ग्रास, स्नेक, वुल्फ, टाइगर, ग्रास को कौन खाएंगे, कौन खाएंगे यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ये फूड नहीं बन रहा है। तो यानी सेकेंड एंड फोर्थ, जो भी ऑप्शन में आपका सेकेंड एंड फोर्थ है उनके क्या होंगे, करेक्ट ये होंगे। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द फूड एनर्जी, तो फूड एनर्जी, सोलर एनर्जी का कितने परसेंट लाइट जो सोलर एनर्जी होती है जो फूड चेन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो 99%, ठीक है, क्या है कि 99%, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंटेनिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, तो कौन से यहाँ पे है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, तो ये समझो यहाँ पे ये देखेंगे, ठीक है, लेदर, ग्लास, प्लास्टिक,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। तो लेदर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप कंटेनिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। लेदर बायोडिग्रेडेबल है, ग्लास नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये इसमें एक लेदर आ गया बायोडिग्रेडेबल, तो ये तो नहीं होंगे। कर्टेन, उल, नायलॉन, इसमें कर्टेन और उल उड क्या हो जाएंगे, ये बायोडिग्रेडेबल होंगे। डीडीटी, पॉलिस्टर, ग्लास, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे। अच्छा यहाँ पे कि लेदर, सिल्क और उल, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, डी होंगे। अदर देन द एबायोटिक कंपोनेंट्स, which of the given biotic components are not required to make aquarium with small herbivore fishes। तो बेटे यहाँ पे ध्यान देना कि एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स ये तो रिक्वायर होंगे, अदर देन द कंपोनेंट्स ऑफ, हाँ ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये क्या है, इसके रॉन्ग है ये, ठीक है, ये क्या है, इसके रॉन्ग है ये, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, डिकम्पोजर्स एज द बैक्टीरिया एंड फंजाई परसेंट तो होंगे ही हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स एज क्लोन फिश एंड देसी अर्चिन, तो यानी सेकेंड एंड फोर्थ क्या होंगे, ये आंसर इसके होंगे। तो सेकेंड और फोर्थ किस में है बताना, ये डी में है, यानी डी इसका आंसर होंगे। अब आ जाओ यहाँ पे कि इन द फूड चेन गिवन बिलो सिलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन द टर्म्स ऑफ द एनर्जी। तो जो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो फूड चेन, जो सबसे शॉर्टेस्ट फूड चेन होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। ये भी ध्यान रखेंगे, तो आंसर क्या होंगे इसके, प्लांट एंड मैन, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमैग्निफाइड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ फूड चेन, तो क्या डीडीटी, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम्स आर रिस्पेक्टिवली। तो नेचुरल क्या होते हैं, लैक्स होते हैं, लेक्स होते हैं, एंड गार्डन्स क्या होती है, ये मैन मेड होती है। तो इसका आंसर क्या होंगे, सी। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट आर, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ द रीयूजेबल यूटेंसिल फॉर द ईटिंग फूड्स, ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, रीयूजेबल करोगे तो उससे कुछ अच्छी बात है। एक्सेसिव यूज ऑफ द डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट, तो ये क्या होंगे, आंसर होंगे। Next, certain regions with the amount of the ozones in the atmosphere begin to drop sharply in the 1980s, बात सही है। The oxygen atoms combine with the molecular oxygens to form the ozone, ये भी बात सही है। लेकिन assertion को रीजन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो assertion को रीजन एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, both assertion and region are true but region is not the correct explanation of assertion। तो ये इसके आंसर होंगे, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है कि यहाँ पे कि ये एक और क्वेश्चन है कि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शेपिंग फॉर शॉपिंग रिड्यूस पॉल्यूशन, बात सही है, ठीक है। दूसरी रीजन क्या बोल रहे हैं, जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग मे बी रीयूजेबल एंड व्हेन नीडेड, ये भी सही है, ठीक है। तो बोथ assertion and region are true and region is the correct explanation of the assertion, ठीक है। मार्किंग क्वेश्चंस में 2 मार्क्स क्वेश्चन में बात करेंगे तो एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आपके यहाँ पे उसकी आंसर है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आंसर है, chemicals pesticide used by the farmers get washed down into the soil or water bodies and affect biotic and abiotic components of the ecosystem. These chemicals are mostly non-biodegradable and get accumulated progressively at trophic levels. इसे ही हम क्या बोलते हैं, biological magnification, thus the health of the organism of all trophic level is affected, ठीक है।
अगर इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा गया है, देख लो कि क्या है, ये दो मतलब कि पार्ट में क्वेश्चन ए और बी। इन अ फूड चेन एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, गिव 2 रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 रीजन दिया गया है, कोई एक मतलब कि यहाँ पर 3 यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कोई 2 यूज कर सकते हो। द एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट डज नॉट रिवर्ट टू solar input and the energy which passes to the herbivores does not revert back to the atmosphere। तो ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है ना कि वही चीजें होती है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या, इफ 10,000 जूल एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे अगर अगर क्या हो, ऑटोट्रॉप्स में प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल अगर एनर्जी है, तो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल्स पे कितने यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होंगे, प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 100 जूल होंगे। क्योंकि अगर बात करोगे कि 10,000 जूल की 10% कितना हो जाएंगे 1000, एंड 1000 जूल की 10% कितना हो जाएगा बता रहा है, यहाँ पे 100 जूल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। What are decomposers? Give 2 example. State how they maintain a balance in an ecosystem। तो decomposers क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज, माइक्रो ऑर्गेनिज जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। अच्छा, ये कैसे मेंटेन करते हैं और बैलेंस करते हैं इकोसिस्टम्स को? एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, इसको ना हम क्लीनर्स भी बोलते हैं, इसको डिकम्पोजर्स को। ये क्या करते हैं, जो भी डेड एनिमल्स, प्लांट और लिविंग पार्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं सिंपलर फॉर्म में। सो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से मेंटेन करते हैं और बैलेंस करते हैं इकोसिस्टम्स को। ये मिनरल रिसाइकलिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। तो बेटे ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन था और ये और इन्वायरमेंट हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।